नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। देश कोरोना से बीमार है और पिछले 24 घंटे में 4,03,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं 4,092 लोगों की कोरोना के चलते जान चली गई। आपको बता दें कि आसपास के इलाकों की बात करें तो दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दक्षिण के राज्य सबसे ज्यादा इस वक्त कोरोना से प्रभावित हैं। ऑक्सीजन से लेकर बेड तक की कमी। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बात सामने रखी कि दिल्ली में केस कम हो रहे हैं। दिल्ली में वैक्सीन की कमी के लिए केंद्र से उन्होंने कहा है ऑक्सीजन पर हालात सुधर रहे हैं, लेकिन एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बढ़ा दिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि 26 अप्रैल के बाद कोरोना के मामले कम हुए, पॉजिटिविटी रेट घटा, 35 से लेकर 23% पर अब ये पॉजिटिविटी रेट आ गया है। लेकिन लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया और इसके साथ दिल्ली मेट्रो को भी एक हफ्ते के लिए बंद करने की बात कही गई है। और वैक्सीनेशन कहां तक पहुंचा, इसको भी हम यहां पर समझ लेते हैं। उम्र, आबादी जिन्हें टीका लगा है, क्योंकि वैक्सीनेशन वो हथियार कहा जा रहा है जिसके चलते तमाम लोग ठीक रह सकते हैं या इस कोरोना से बचे हुए रह सकते हैं। 60 से ज्यादा उम्र के लोगों को करीब 41.2% लोगों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है। उसके साथ 45 से 60 के बीच की अगर हम बात करें तो 46.1% लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा चुका है। 30 से 45 के बीच के 8.5% लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। 18 से 30 के बीच में करीब 4.2% लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराई जा चुकी है, यानी पहली डोज कम से कम इन लोगों को उपलब्ध करा दी गई है। अब सिंगल डोज वैक्सीन से क्या बढ़ेगी रफ्तार? सिंगल डोज वैक्सीन दी गई है, क्या इससे भी रफ्तार बढ़ेगी? रूस की नई वैक्सीन स्पुतनिक लाइट आई है जो कि सिंगल डोज में 80% तक प्रभावी है। 40 गुना ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता है। वैक्सीन का ट्रायल रूस और संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। तीसरे चरण में 7,000 लोगों पर ट्रायल किया गया। 2 से 8 डिग्री तापमान पर स्पुतनिक 5 को स्टोर किया जा सकता है। एक डोज की कीमत करीब $10 से कम है, यानी 700 रुपए के करीब भारत में एक डोज की कीमत स्पुतनिक 5 की पड़ेगी। अब वैक्सीन है नहीं, बर्बादी क्यों हो रही है, हम इस पर भी ध्यान दे लेते हैं। जिस वैक्सीन निर्माता पर सबसे ज्यादा दारोमदार है, जिस वैक्सीन पर दारोमदार है, उसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट, जो कि कोविशील्ड बना रही है। लेकिन सीरम जैसे वैक्सीन उत्पादकों का साफ साफ कहना है कि कम से कम जुलाई तक वैक्सीन का संकट रहने वाला है। वैक्सीन के शॉर्टेज के अलावा वैक्सीन वेस्टेज भी एक बड़ी समस्या है। भारत में अब तक कम से कम 3 लाख वैक्सीन की डोज बर्बाद हो गई। वैक्सीन की बर्बादी में तमिलनाडु, मणिपुर, असम, हरियाणा जैसे राज्य सबसे आगे हैं। इसके अलावा इस लिस्ट में पंजाब, बिहार, नागालैंड और मेघालय जैसे भी राज्य हैं। वैक्सीन बर्बादी का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक लक्षद्वीप की बात करें तो 9.76% यहां पर वैक्सीन बर्बाद हुई। तमिलनाडु 8.83% वैक्सीन बर्बाद हुई। असम 7.70% वैक्सीन बर्बाद हुई है। मणिपुर 7.44% बर्बाद हुई। हरियाणा 5.72%, पंजाब 4.98%, बिहार 4.95%, नागालैंड 4.13%, मेघालय 4.01% वैक्सीन की बर्बादी यहां पर रजिस्टर हुई है। जब वैक्सीन की कमी हो तो वैक्सीन की बर्बादी सबसे बड़ी समस्या है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने तय डोज से ज्यादा वैक्सीन लगा दी। ऐसा इसलिए क्योंकि वैक्सीन वॉयल में एक डोज एक्स्ट्रा होती है और इन राज्यों ने उस एक्स्ट्रा डोज का भी इस्तेमाल कर लिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, वो तस्वीरें जो कोरोना काल में काफी अहम हैं। वैक्सीन की एक्स्ट्रा डोज का इस्तेमाल जो किया गया, 6 मई को सामने आए वैक्सीन आंकड़ों के मुताबिक वैक्सीन का सबसे किफायती इस्तेमाल अंडमान निकोबार में हुआ। वहां तय डोज से 27.27% अधिक वैक्सीन लग गई और इसके साथ वैक्सीन की इस एक्स्ट्रा डोज का जो इस्तेमाल है, तय डोज से ज्यादा इस्तेमाल है। अंडमान निकोबार 27.27%, मिजोरम 8.49%, गोवा 4.85%, केरल 4.36%, ओडिशा 2.20%, हिमाचल प्रदेश में 1.60% और अरुणाचल प्रदेश में 0.65% ज्यादा वैक्सीन की डोज लगा दी गई हैं।
और हम लगातार बात कर रहे हैं कोरोना काल में जिस तरह की स्थिति हो गई है। बड़े बुजुर्ग, जब 2020 में कोरोना का शुरुआत हुई थी तब उम्र दराज लोगों पर यह वायरस काफी ज्यादा असर दिखा रहा था, लेकिन 2021 के मार्च में जब इसने अपनी डेडली यानी भयानक रफ्तार पकड़ी, खतरनाक दौर में कोरोना का म्यूटेंट आया, तब उसने युवा को भी अपनी चपेट में ले लिया। और अब ऐसा तमाम जगहों से कहा जा रहा है कि अगर इसकी तीसरी वेव आती है, जिसके बारे में सरकार के तमाम साइंटिफिक एडवाइजर का कहना है कि हम चाहे तो उस वेव को डिले कर सकते हैं, चाहे तो रोक भी सकते हैं और चाहे तो उसे हल्का भी कर सकते हैं, उसमें बच्चों पर कहीं ज्यादा असर इसके म्यूटेंट का हो सकता है, म्यूटेशन के बाद हो सकता है। बच्चे सबसे ज्यादा ऐसे दौर में, ऐसी हालात में रह रहे हैं जो सबसे घुटन भरे दिन कहे जा सकते हैं। बच्चे जो बाहर खेलते हैं, घूमते हैं, तमाम एक्टिविटीज करते हैं जिसके चलते वो एक्टिव रहते हैं, उन्हें लगातार एक ही घर में बंद रहना पड़ रहा है। स्ट्रेस में हैं बच्चे, और बच्चे इसके चलते चलते एक ट्रॉमा में भी हैं, और साथ ही बच्चे जिस हालात में हैं उसमें बच्चों को लेकर तमाम बातें हो रही हैं। देश कोरोना से बीमार है और पिछले 24 घंटे में 4,03,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं 4,092 लोगों की इस वजह से जान चली गई है। आप 4 तस्वीरें मेरे ठीक अगल बगल में देख रहे हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दक्षिण के राज्य सबसे ज्यादा इस वक्त कोरोना से प्रभावित हैं। ऑक्सीजन से लेकर बेड तक की कमी, अभी भी मरीजों की जान जा रही है। तीमारदार वहीं पर और ज्यादा परेशान। दिल्ली का हाल बेहाल है तो महाराष्ट्र वैक्सीन और वैक्सीनेशन के लिए बदहाल है। उत्तर प्रदेश में दवा और बेड की कमी से मरीज दम तोड़ रहे हैं तो बिहार भी बेहाल है। हर तरफ कोरोना का तांडव है तो सरकारी सिस्टम इन तमाम कोशिशों के बावजूद फेल होता नजर आ रहा है। और इस सब के बीच कोरोना से जारी लड़ाई के खिलाफ एक राहत भरी खबर भी इन 4 तस्वीरों के साथ हम आपको बता दें, वो आ गई है। और चौथी तस्वीर आप गौर से देखिए। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने शनिवार को ड्रग 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज दवा से कोरोना के इलाज को इमरजेंसी अप्रूवल के लिए मांगा था, जिसे सरकार ने अप्रूव कर दिया है। कोरोना संक्रमित मरीज के लिए यह एक वैकल्पिक इलाज है और दुनिया की पहली दवा है। अब तक कोरोना के अलग अलग सिम्टम्स का अलग अलग दवा के साथ इलाज हो रहा था, लेकिन ये जो ड्रग सामने आई है 2-डीऑक्सी, ये ड्रग मरीजों पर एक बार में पाउडर फॉर्म में होगी, इसका इस्तेमाल किया जाएगा और कोरोना को नेगेटिव कर देगी। आरटी-पीसीआर उन तमाम मरीजों की 110 लोग जिन पर ट्रायल किया गया, उनकी रिपोर्ट बाद में नेगेटिव आ गई है। डॉक्टर धीरेन गुप्ता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं और डॉक्टर धीरेन गुप्ता से हम जानने की कोशिश करेंगे। बाल रोग विशेषज्ञ हैं सर गंगाराम अस्पताल से। डॉक्टर धीरेन गुप्ता, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। पहली वेव जब 2020 में डॉक्टर धीरेन गुप्ता आई थी, तब उस वेव में जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको इस वायरस ने अपनी चपेट में लिया था। 2021 मार्च से जब दूसरी डेडली वेव आई, इसने जो यंगस्टर्स हैं उनको भी अपनी चपेट में ले लिया। और अब ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि अगर थर्ड वेव आती है तो वो बच्चों के ऊपर कहीं ज्यादा असर करेगी, बच्चों के ऊपर कहीं ज्यादा इस वायरस का हमला हो सकता है। बच्चे पहले से ही घुटन भरी जिंदगी जी रहे हैं डॉक्टर धीरेन गुप्ता। बच्चे पहले से ही एक ट्रॉमा की स्टेज में हैं। जो बच्चे खुलते रहते थे, खेलते थे, बाहर जाके अपनी एक्टिविटीज करते थे, वो लगातार कई महीनों से घर में बंद हैं। बच्चों को आखिर इस थर्ड वेव के आने से पहले कैसे संभाला जाए? नमस्कार। और देखिए, बड़ी मैं क्लैरिटी से बात करता हूँ। ये देखा जाए तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि बच्चे वाकई अफेक्ट होंगे कि नहीं। अगर हम इस वाले फैक्ट को भी छोड़ दें तो हमें आज से ही थर्ड वेव की तैयारी करनी चाहिए, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे एल्डरली हो, चाहे पीडियाट्रिक एज ग्रुप हो। ये सबको प्रभावित करता है और हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज तैयार रखनी पड़ेंगी। इस बार जो गलती हुई, आई थिंक उसको कोई भूल नहीं सकता, लेकिन उसको भूलने का एक ही तरीका है, हम ये मान के चलें थर्ड वेव आएगी, चाहे उसमें बच्चे इन्वॉल्व हों या ना हो, हमें पूरी तैयारी अपनी करनी पड़ेगी। और ये जो गलती है ये दोहराई ना जाए तो बेहतर है। और ये पॉलिटिकल फेलियर, बहुत क्लियर कट पॉलिटिकल फेलियर है। डिस्पाइट कि इनको थ्रेट मिल रही थी, 3 महीने से प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी और हम लोग हाथ में हाथ धर के बैठे रहे। पहली बार ऐसा हुआ है मेरे 35 इयर्स MBBS के बाद, किसी को ऑक्सीजन के बिना मरते हुए देखा है।
हम कहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आई थिंक हमें अपना बेसिक हेल्थ स्ट्रक्चर इंप्रूव करना चाहिए, गवर्नमेंट को आंख खोलनी चाहिए और हमें मेजर इन्वेस्टमेंट हेल्थ की तरफ चाहिए। मेजर इन्वेस्टमेंट हेल्थ की तरफ चाहिए। और शायद कोई अगर पेंडेमिक आती है, जिस तरह से कोरोना पेंडेमिक कोविड-19 हमारे सामने आया है, इसने हमको तमाम लेसन्स भी दिए हैं डॉक्टर, और वो लेसन सीखने ज़रूरी भी हैं। इसने हमें बताया है कि हम जिन चीज़ों को सबसे बड़ा समझ रहे थे वो दरअसल एक वायरस के सामने उससे भी कई गुना ज़्यादा छोटी चीज़ हैं। हम बात बच्चों की डॉक्टर आपसे कर रहे हैं क्योंकि आप सीनियर पीडियाट्रिशियन हैं, आप हमें समझा पाएंगे। और बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो इस घबराहट में भी आजकल जी रहे हैं। मेरा सवाल आपसे इसके साथ ये भी होगा, और आप डिटेल में डॉक्टर समझाइएगा, वो कौन से शुरुआती संकेत होते हैं, वो कौन से शुरुआती सिम्टम्स या संकेत होते हैं जिससे माँ बाप ये समझ जाएं कि बच्चा कोविड-19 के संक्रमण में आ चुका है या आ रहा है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों को आगे कैसे प्रिवेंट करें, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि शायद वायरस को प्रिवेंट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर हम वैक्सीनेशन बच्चों के लिए भी डेवलप करें और जो इस बार बहुत स्लो पेस से चले हैं उससे कहीं फास्ट पेस पे हम पीडियाट्रिक एज ग्रुप को वैक्सीनेट कर पाए, तो शायद फ्यूचर में हमारे बच्चे ज्यादा बेटर बिहेव करेंगे अगर थर्ड वेव पीडियाट्रिक ओरिएंटेड आती भी है। थर्डली, जो वैक्सीनेशन है पीडियाट्रिक एज ग्रुप कहीं बेटर टॉलरेट करती है एज कंपेयर टू एडल्ट एज ग्रुप। तो जैसे मैंने बताया कि अगला नेक्स्ट 2 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है हमें, जिसमें हमें अपनी वैक्सीनेशन इजाद करनी चाहिए जो बच्चों पे लगाएं और उनको हम प्रिवेंट करें। अब सेकंड पार्ट आपका क्वेश्चन का कि हमें कैसे मालूम पड़ता है कि बच्चा कोविड से ग्रसित है और उसको हम कैसे प्रिवेंट करें या ट्रीट करें। देखिए, एडल्ट हो या पीडियाट्रिक एज ग्रुप है, स्टार्टिंग पॉइंट वही होता है, खांसी जुकाम बुखार, कई बार बच्चों में लूज मोशन ज्यादा होते हैं। बच्चों में एक खासियत ये रहती है, वो शायद ज्यादा सीवियर कोविड से ग्रसित ना भी हो, लेकिन वो सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं। आप इमेजिन करिए 2 साल का बच्चा, उसको माँ भी चाहिए, दादी भी चाहिए, दादा भी चाहिए, वो एक कमरे में बंद होने से ही रहा, आप उसको आइसोलेट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। जब आप उसको आइसोलेट नहीं कर सकते, एक ही तरीका है, अगर हम हर्ड इम्यूनिटी बना दें आसपास, पूरी कम्युनिटी को इम्यूनाइज कर दें एट फास्ट पेस, तभी हम कोविड की थर्ड वेव को बचा सकते हैं या उसको स्मूथन कर सकते हैं। और सेकेंडली, हमें हेल्थ केयर स्ट्रक्चर अपना इतना रोबस्ट बनाना चाहिए, चाहे वेव आए ना आए। आपने कहावत सुनी होगी, वो शेर आया शेर आया शेर आया, लेकिन हमें ये मान के चलना चाहिए शेर आएगा, वो ना आए बहुत बढ़िया है, लेकिन हमें ये अपने आप को अगले 20 साल का हेल्थ केयर सिस्टम उतना अच्छा बनाना चाहिए जिससे जो गलतियां हुई हैं वो हम दोहराए ना। डॉक्टर गुप्ता, अगर मान लीजिए कि बच्चों में कोई शुरुआती सिम्टम्स दिख जाते हैं, मान लीजिए दिख जाते हैं और माँ बाप को समझ में आता है कि ये थोड़ा सा डाइसी। सुनीता जी हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर साहब लाइन पे जुड़ गई हैं। हम बात बच्चों की कर रहे हैं और माँ बाप के लिए बच्चे बहुत जरूरी हैं। एक कॉलर जुड़ी है डॉक्टर, उनका सवाल ले लेते हैं और शायद आप बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे। सुनीता जी पूछिए। संगीता जी पूछिए। मेरा सवाल ये है कि बच्चे इस टाइम में बीमार पड़ रहे हैं और अभी ऐसा कहा जा रहा है कि थर्ड वेव में बच्चे ज्यादा बीमार पड़ेंगे। ऐसे में माएँ अपने बच्चों को कैसे ख्याल रखें? क्योंकि अगर बच्चे छोटे हैं, मेरा बच्चा 3 साल का है, अगर वो छोटा है और मैं उसकी खुद देखभाल कर रही हूँ, ऐसे में बच्चे से खुद से दूर रहना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे मुझे खुद को कोरोना होना लाजमी है, तो बच्चों की देखभाल कैसे की जाए? बच्चे आइसोलेशन सेंटर भी नहीं जा सकते, तो ऐसे में देखभाल कैसे करेंगे? डॉक्टर धीरेन गुप्ता, बहुत बढ़िया सवाल है। हाँ सुनीता जी, देखिए, सबसे पहले बच्चों में एज कंपेयर टू एडल्ट डिजीज अभी भी माइल्ड होती है, ये स्प्रेडर ज्यादा होते हैं रेदर देन विक्टिम। सेकेंडली, अगर आप मान के चलें कि घर में 90% चांस है इन्फेक्शन आप या कोई बुजुर्ग या कोई एल्डरली लाएगा, ये बच्चे नहीं लेके आते हैं। इन बच्चों को एक बार इन्फेक्शन हो जाए तो 90% केसेस में पूरी फैमिली ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुकी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इनको आप बुजुर्गों का ना दें,
मान लीजिए आपकी फैमिली में बच्चा इन्फेक्ट नहीं हुआ है लेकिन आप इन्फेक्टेड हैं और नाना नानी हैं या दादा दादी हैं, तो आप बच्चे को अपने पास रखिए, बच्चे को नाना नानी या दादा दादी को ना दें, क्योंकि इनके अंदर हो सकता है इन्फेक्शन इंक्यूबेशन पीरियड में हो, और ये आप दादा दादी को दे दें तो वो ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो आज हम मान के चलते हैं कि बच्चों में अगर एडल्ट में 5% कॉम्प्लिकेशन होने के चांस है, तो बच्चों में 1000 में 5 चांसेस हैं वो कॉम्प्लिकेशन हो। अब आगे चलते हैं, हम कौन से लक्षण हैं वो पहचाने हम, जिससे हमें लगे कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एग्जैक्टली। अगर बच्चे का फीवर 4-5 दिन के बाद भी 101 के ऊपर चल रहा है, 101, 102 के ऊपर चल रहा है। सेकेंडली, अगर बॉडी पे एक रैश आ रहा है, तो हम कुछ स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशंस मान के चलते हैं इनमें हो सकती है, जो कॉम्प्लिकेशन काफी रेयर है, बट हमें डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए। रही बात ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट में एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन, इनका कोई रोल नहीं है, ना केवल पीडियाट्रिक में, एडल्ट में भी। तो ये उल जलूल मेडिकेशंस ना ट्राई करें, केवल पैरास्टामोल दें। सेकेंडली, आज के दिन आपका प्रश्न है कि मैं आज के दिन क्या करूं जिससे मेरे को थर्ड वेव में मेरे बच्चे को अगर वो इन्फेक्ट हो भी जाता है तो सीरियस ना हो। एक ही तरीका, इनकी इन्नेट इम्यूनिटी को बढ़ाएं जी। उसके लिए आपका कह सकते बैलेंस्ड न्यूट्रिशन जी। जितने भी वैक्सीनेशंस हैं उनको डिले ना करें, और बच्चे का जैसे कहते हैं ना कि एक बिना डरे लालन पालन करें जी। डर के कोई फायदा नहीं है। अगर आप डर के जिए और बच्चे की आप एक्टिविटीज को बंद कर दें, अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन की बात अलग है, लेकिन एक बार लॉकडाउन खत्म हो तो बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी के लिए प्रेरित करें, तो 90% एडल्ट में इन्नेट इम्यूनिटी इन्फेक्शन को खत्म कर देता है। डॉक्टर धीरेन्द्र गुप्ता, आपने बहुत पेशेंट काम की बात बताई। हम अपने बच्चों को एक्टिविटी की तरफ प्रेरित करें, उनको बैलेंस डाइट दें, उनका ख्याल ज्यादा रखें, और ये जो व्हाट्सएप मेडिकल तमाम सलाह हैं इनसे दूर रहने की कोशिश करें। डॉक्टर धीरेन्द्र गुप्ता, तमाम पॉइंट्स पर खास नजर डालने के लिए, हमारे दर्शकों के सवाल का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम बात कर रहे थे कि बच्चों को कैसे संभाल कर रखा जाए। कोरोना है, सबसे बड़ी समझदारी आपकी तरफ से आनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन लगातार बनाए रखें। एक छोटा सा ब्रेक और शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 7 दिनों के लिए कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ा दिया गया है। 17 मई तक उत्तर प्रदेश में अब कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। जिस तरीके से दिल्ली ने 17 मई सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया, वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी कोरोना कर्फ्यू जो अलग अलग जिलों जनपदों में लगा हुआ है, वहां पर कोरोना कर्फ्यू को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में हालांकि मामले घटने शुरू हो गए हैं, लेकिन चेन तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कर्फ्यू को और 7 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया है। और हम बात लगातार कोविड ओपीडी की कर रहे हैं। कोविड ओपीडी मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हमारे तमाम दर्शक सीधे फोन करके अपनी उन समस्याओं, उन आशंकाओं के बारे में वरिष्ठ डॉक्टरों से जानकारी ले सकते हैं, जिसके लिए उन्हें घर से बाहर निकलना पड़ता था। लेकिन क्योंकि हालात ऐसे हैं कि आपका घर में रहना जरूरी है, लिहाजा इंडिया न्यूज इस प्लेटफॉर्म के साथ आपके सामने है और वरिष्ठ डॉक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर ओम शंकर साहब इंडिया न्यूज में, इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी में। हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं कि लोग किस तरीके से व्यवहार करें, किस तरीके से लोग बिहेव करें इस तमाम दौर में, इस तमाम हालात में। मेरा पहला सवाल आपसे, ये जो दूसरी लहर आई है और दूसरी लहर इतना डेडली हो गई है कि लगातार हम हर दिन 4 लाख से ज्यादा मामले देश में देख रहे हैं, नए मामले, और 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। ये वजह क्या ये वायरस अभी और भी घातक होगा, या फिर हम उम्मीद करें कि अब आगे चलकर ये वायरस धीरे धीरे कमजोर पड़ेगा? नमस्कार, आप सबों को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।
जैसा आपने बताया कि अभी हम चारों तरफ देख रहे हैं कि जो महामारी जो है अपने दूसरी लहर में चरम पे है। और ये क्या है कि ये जो वायरस है पहले से कुछ अलग है, और आप देख रहे हैं कि कई सारे म्यूटेंट वेरिएंट की बात हो रही है, और पहले से ज़्यादा इनकी इन्फेक्टिविटी भी है, और पहले से इनकी ज़्यादा मारक क्षमता भी यानी पैथोजेनिसिटी भी है। अभी मुझे नहीं लगता है कि हम लोग उस चरम पर पहुंच गए हैं जहां तक कि उसके बाद ये घटना शुरू हो जाए। मुझे लगता है कि आंकड़े, क्योंकि हमें जांच करने भी हमारा लिमिटेशन है, तो इसके पॉजिटिविटी के आंकड़े हो सकते हैं कि उतने ना हो, लेकिन वास्तविक आंकड़े जहां तक हमें पहुंचना चाहिए वहां हम पहुंचते भी नहीं है। कई लोगों में ये भी रहता है कि पता नहीं हमें लोग कोविड एक समाज में भी ऐसी भ्रांति फैल गई है कि लोग जानबूझकर आज भी कोविड जांच नहीं कराना चाहते। खास करके गांव में ये चीजें हम ज्यादा देखते हैं, तो गांव के लोग कम जांचें करा रहे हैं। और बड़ी दुख की बात यह है कि अगर आप देखें जहां ये कोरोना फैला हुआ है वो शहरों से अब गांव की तरफ चला गया है, और इसीलिए हमें लगता है कि हमारी जो अभी की जो अपेक्षा है कि ये अभी अपने पीक पर चला गया है और तुरंत खत्म होने वाला है, मुझे लगता है कि इसमें अभी 2-3 महीने का वक्त लग सकता है। ये मेरा अनुभव बता रहा है कि डॉक्टर ओम शंकर, आप जैसे वरिष्ठ डॉक्टर्स अगर हमारे पैनल पर जुड़ते हैं, हमारे साथ सामने आते हैं, लोगों के लिए एक राहत की बात होती है। मेरे साथ एक कॉलर जुड़ गए और शायद उनकी समस्या को लेकर आप अपनी बात रखेंगे तो हमारे दर्शक कहीं ज्यादा उससे बेहतर समझेंगे। DS नागपाल जी हमारे साथ जुड़ गए देहरादून से। पूछिए अपना सवाल नागपाल जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरी फैमिली में हम चारों लोग इफेक्टिव थे कोरोना से। आपकी एक आदमी का सवाल भी हमारा जवाब होता था, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। देहरादून के डॉक्टर्स ने हमारा साथ दिया। अब हम कोरोना से बाहर आ चुके हैं जी। तो एक मेरी रिक्वेस्ट थी आपसे, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जितने भी सवाल जवाब आप डॉक्टर से करते हैं एक कोई YouTube चैनल बनाकर इंडिया न्यूज के नाम पे वहां डाल दिया जाए? वो तमाम चीजें नागपाल साहब, वो तमाम चीजें इंडिया न्यूज तमाम प्लेटफॉर्म पर डाल रहा है। आप चाहें तो फेसबुक और यूट्यूब पर जा सकते हैं, आप देख सकते हैं इन खबर पर। लेकिन अगर आप कोई सवाल पूछे और आपका सवाल बहुत लोगों के लिए फायदेमंद हो तो बेहतर। अभी हम कोरोना से बाहर आ गए हैं, लेकिन जब चलते हैं कुछ थोड़ा सा काम करते हैं तो सांस फूलती है। करीब 15 दिन हो गए हमें। 21 अप्रैल को हम पॉजिटिव आए थे जी। अभी बस थकावट होती है हमें चलने फिरने में। ठीक है, डॉक्टर ओम शंकर हमारे साथ सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट जुड़े हुए हैं BHU से। डॉक्टर ओम शंकर, ये कोविड पॉजिटिव फैमिली थी जो अब कोविड नेगेटिव हो चुकी है। इनका कहना है कि इनकी सांस फूलती है, थकान काफी ज्यादा अभी भी बनी रहती है। वजह क्या हो सकती है और क्या ये नॉर्मल बिहेवियर है ठीक होने के बाद? ये अभी जो है आभासी तरीके से ठीक है, कंप्लीट तरीके से ये अभी ठीक नहीं हुए हैं। और ये जो सेकेंड वेव में और जो नया कोरोना है इसमें देखते हैं कि इनका ड्यूरेशन जो है ठीक होने में जो समय लगता है वो भी आपको लगभग 1 महीने तक हो सकता है ये। और दूसरी बात क्या होती है कि एक तो बीमारी जो है आपको कमजोर कर देता है, आपके पूरे शरीर को कमजोर कर देता है, क्योंकि जब बुखार होता है तो आपका एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है और भूख नहीं लगती। तो आप एक तो प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खाते हैं तो आपके शरीर में कमजोरी आ जाती है। दूसरा, वायरस का जो अपना डिमांड है उसकी वजह से आप उनका मतलब जो आपको चाहिए ज्यादा एनर्जी वो हम नहीं लेते हैं, और उल्टे हम लोग खाना थोड़ा कम कर देते हैं। बल्कि जब भी आप इस तरह के बीमार हो तो भूख नहीं लगने से, टेस्ट नहीं होने के बाद भी आपको अच्छा भोजन और हाई क्वालिटी फूड खाना चाहिए जिससे कि आपको एनर्जी मिलता रहे। दूसरी आपने बात कही कि मेरी सांस फूल रही है। क्या होता है कि ये जो वायरस है ये हमारे लंग्स को ही अफेक्ट करता है, और ये अलग अलग मात्रा में अलग अलग व्यक्ति को अफेक्ट करते हैं। आपके मामले में ये लगता है कि लंग्स को अफेक्ट किया है, और चूंकि आपका सैचुरेशन वगैरह मेंटेन रहा होगा तो आपने बहुत सारे जांच या फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाया होगा, जो अच्छा भी है और सही भी है। अब जो हम कर सकते हैं कि जैसे देखते हैं कि हड्डी टूट जाती है तो उसके बाद हम लोग हड्डी जब प्लास्टर खोलते हैं तो उसको फिजियोथेरेपी करते हैं। अब आपके केस में सबसे बड़ा रोल जो है वो लंग फिजियोथेरेपी का है, यानी एक्सरसाइज लंग।
उसके लिए हम लोग बलून फुलाने का एक्सरसाइज करते हैं, या स्पायरोमेट्री एक मशीन होती है जिसमें हम लोग फूकने के लिए, और उसको 3 बॉल्स होते हैं, उसको कहते हैं कि आप उसको उठा कर रखें जब तक आप रख सकते हैं, और ऐसा बार बार दिन में कई बार करना चाहिए। तीसरी बात, आपको टहलना चाहिए। आप जितनी भी टहल सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट हर 2-4 घंटे में अपने घर में टहल लें अगर आप बाहर टहलने के लायक नहीं है, और जहां आपकी सांस फूलने लगे आप बैठ जाएं, और ये प्रोसेस बार बार करते रहे। उसके बाद आपको सांस अंदर खींचकर रोकने और छोड़ने, ये जो एक्सरसाइज है ये भी आपको एक्सरसाइज बारंबार करना चाहिए। और आपको लगे कि आपके सामने आभासी बलून है, अगर नहीं कुछ भी है तो आप उसमें फूंकने की कोशिश करें, और उसके बाद फूंक कर आप उसको लगे कि आप जैसे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बार बार फूंकने से इससे भी लंग का एक्सरसाइज होता है। यानी लंग का एक्सरसाइज आप जितनी भी तरीके से करें उससे होगा। और कई बार सांस में थोड़ी बहुत क्या होता है कि नलियों में वायरल इन्फेक्शन की वजह से शिवरण पैदा हो जाती है, तो नेबुलाइजेशन वगैरह होता है कुछ दवाओं के साथ, नेबुलाइजेशन और भाप लेने से, एक्सरसाइज करने से, प्रॉपर न्यूट्रिशन से आप और आपका पूरा परिवार और आप जैसे इस देश के पूरे जो मरीज हैं वो बेहतर फील करेंगे। नागपाल साहब, आपको अपना जवाब मिल गया होगा। आपको तमाम सलाह दी है डॉक्टर ओम शंकर ने, और ये वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो आपको सलाह दे रहे हैं इस वक्त BHU से। और डॉक्टर ओम शंकर का कहना है कि आप अपने लंग्स की एक्सरसाइज करें, बेहतर न्यूट्रिशन ले, वॉक करें, थक जाए तो बैठ जाएं, लेकिन इस चीज को आप करते रहें लगातार। डॉक्टर ओम शंकर, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, लंग फिजियोथेरेपी, जैसे आपने उसको ऑर्थो के एक शब्द से जोड़ा कि अगर हमारी हड्डी टूट जाती है तो हम उसके बाद फिजियोथेरेपी कराते हैं। लंग फिजियोथेरेपी में जैसे किसी गुब्बारे में फूंक मारना, यह भी हो सकता है। एक कोशिश की अपने से कुछ दूरी पर मोमबत्ती रखकर बुझाने की कोशिश की जाए, या कुछ पीरियड के लिए सांस को रोकने की कोशिश की जाए। क्या इसके अलावा भी लंग फिजियोथेरेपी हो सकती है? क्या 1-2 वीडियोस जो यूट्यूब में तमाम जगह वायरल हैं उसमें कुछ डॉक्टर्स या हेल्थ केयर वर्कर्स आपके फेफड़ों के पास थपकी देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या यह भी असर करता है? नहीं, बिल्कुल, लेकिन आप खुद से तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, आप उसमें एक्सपर्ट नहीं है, उसको फिजियोथेरेपिस्ट करवा सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं। हम लोग सिर्फ उतना ही एक्सरसाइज बताते हैं जो आम व्यक्ति खुद से सस्टेनेबल तरीके से अपने से खुद कर सकते हैं वो ऐसा एक्सरसाइज। और जैसे उसमें और भी है कि आप पेट के बल लेट जाए और सांस को छोड़ें, रोकें, बहुत सारे और भी एक्सरसाइज हैं जिसको आप कर सकते हैं, या अनुलोम विलोम तरह की कुछ एक्सरसाइज होते हैं वो भी आप कर सकते हैं। कई सारे लंग्स के एक्सरसाइज होते हैं। और नहीं अगर आप कुछ है तो एक स्पायरोमेट्री मशीन होती है जो बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, 250-300 रुपए की होगी। उसमें जो फूकने वाली है उसको आसान तरीका वो है, और टहलना, जो कोई भी आसानी से, अगर मशीन भी कुछ ना मिले, गाँव देहात में है आप और मशीन आप आजकल आप समझ रहे हैं कि मशीन जो है हर जगह उपलब्ध नहीं है, तो उस समय आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल आप सांस रोके, छोड़े, बलून, वो जरूरी नहीं है कि आप कैंडल जलाएं, आपको लगे, आप ऐसा समझे कि कैंडल है, और समझ के उसको आप फूके उसको बुझाने की एक आभासी कोशिश करें जो वास्तविक नहीं है। बहुत सारी कोशिशें करनी होंगी, और ये मानना होगा कि हम अपनी बेहतर न्यूट्रिशन और बेहतर एक्सरसाइज के बल पर अगर कोविड नेगेटिव हो गए हैं तो अपने को जल्द से जल्द बेहतर कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब की सलाह ये है कि टाइम पीरियड थोड़ा बड़ा है, ये टाइम पीरियड 1 महीने तक जाता है पूरा रिकवर होने के लिए, लिहाजा बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तमाम चीजें अपनाते रहे। फिलहाल डॉक्टर साहब, डॉक्टर ओम शंकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए, सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करेंगे आगे भी आप हमारे पैनल पर आएंगे और तमाम दर्शकों के जवाब देंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।